इनफर्टिलिटी यानी कि निसंतानता हमारे समाज में होने वाली एक अत्यंत ही कॉमन प्रॉब्लम है। लगभग 10 से 15% जो कपल होते हैं उनमें ये प्रॉब्लम होती है। इनफर्टिलिटी यानी कि शादी के कुछ समय तक निरंतर कोशिश करने के बावजूद भी गर्भ का ना ठहरना, इसी को हम इनफर्टिलिटी कहते हैं। तो इनफर्टिलिटी के टेस्ट कराने के लिए डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए, इनफर्टिलिटी के क्या क्या टेस्ट होते हैं तथा ये टेस्ट कब कब कराने चाहिए, आइए जानते हैं इन सब चीज़ों के बारे में आज के इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर रश्मि गुप्ता, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, 360 डिग्री गायनी केयर कानपुर से। इनफर्टिलिटी की जो प्रॉब्लम होती है लगभग 10 से 15% कपल्स में होती है, यानी कि हर 100 कपल्स में से केवल 10 से 15 कपल्स में ही इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम होती है। और जो मेजर प्रॉब्लम जो 90% इस तरह के जो इनफर्टाइल कपल होते हैं उनमें बहुत ही माइन्यूट प्रॉब्लम होती है। बेसिक वर्कअप काउंसलिंग के द्वारा ही ऐसे मरीजों का बहुत ही कम दामों में ट्रीटमेंट किया जा सकता है। केवल 10 से 15% कपल ऐसे होते हैं जिनको कि एडवांस ट्रीटमेंट या असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स की ज़रूरत पड़ती है। इसमें IUI, IVF तथा ICSI आते हैं। लेकिन इनफर्टाइल कपल हम किन पेशेंट को कहेंगे, तो इसके लिए कुछ क्राइटेरिया होते हैं। जो कपल जिनकी उम्र 35 साल से कम है और जो 1 से 1.5 साल तक लगातार साथ में रहे हैं, उन्होंने कोई प्रोटेक्शन का यूज़ नहीं किया है और इसके बावजूद भी वो गर्भ धारण करने में असमर्थ हैं, तो ऐसे कपल को हम इनफर्टाइल कपल कहते हैं। और ऐसे कपल्स को डॉक्टर के पास जाकर उचित टेस्ट और अपना इवैल्यूएशन कराना चाहिए। लेकिन अगर किसी कपल में महिला पार्टनर की उम्र जो है वो 35 साल से ज़्यादा है, तो ऐसे केस में हम केवल 6 मंथ नॉर्मल ट्राई करने के लिए एडवाइस करते हैं। और ऐसे कपल को 6 मंथ नेचुरल तरीके से ट्राई करने के बाद डॉक्टर के पास जाकर अपना प्रॉपर इनफर्टिलिटी का इवैल्यूएशन करवाना चाहिए। तो अब बात आती है कि इनफर्टिलिटी के लिए क्या क्या हमें टेस्ट कराने चाहिए। तो जो कपल्स लगातार 1 साल या 1.5 साल से कोशिश कर रहे हैं नेचुरल तरीके से और वो कंसीव करने में सफल नहीं हो पा रहे हैं, वो जनरली डॉक्टर के पास अपने वर्कअप के लिए आते हैं। तो हम 2 तरीके के टेस्ट होते हैं, बेसिक वर्कअप कराते हैं और स्पेसिफिक टेस्ट कराते हैं। जो बेसिक वर्कअप होता है वो हस्बैंड वाइफ का सेम होता है। इसमें हम महिला और जो उसका पुरुष पार्टनर या हस्बैंड है उनका हम CBC, ब्लड ग्रुप, RBS और थायराइड का टेस्ट कराते हैं। इसके साथ VDRL भी करा सकते हैं। जो स्पेसिफिक टेस्ट होते हैं, तो महिला के लिए जो हम स्पेसिफिक टेस्ट कराते हैं वो उनका साइकिल डे 2 या 3 पर एक TVS करके देखते हैं। इस टेस्ट के माध्यम से हमें पता चलता है कि यूट्रस की साइज़ और शेप नॉर्मल है कि नहीं है, उसके ट्यूब्स नॉर्मल है कि नहीं, ओवरी का साइज़ कितना है, ओवरी में कितने उस समय एग डेवलप हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हम डे 2 या 3 पर देख सकते हैं। इसके अलावा इसी टाइम पे महिला का हार्मोनल प्रोफाइल भी किया जाता है। इसमें हम FSH, LH, प्रोलैक्टिन और AMH करके देखते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि उसका हार्मोन सिस्टम ठीक है कि नहीं। वहीं अगर हस्बैंड की बात करें, उसके स्पेसिफिक टेस्ट में केवल एक टेस्ट किया जाता है जिसको हम सीमन एनालिसिस टेस्ट कहते हैं। इस टेस्ट में हम शुक्राणुओं की संख्या देखते हैं, उनकी मॉर्फोलॉजी कितने % नॉर्मल है स्पर्म, उनकी मोटिलिटी यानी कि कितने % मोटाइल स्पर्म है, ये देखते हैं। अगर इस टेस्ट नॉर्मल होता है तो हस्बैंड की किसी और टेस्ट की ज़रूरत नहीं होती है। अगर ये टेस्ट एबनॉर्मल होता है, शुक्राणुओं की संख्या कम होती है, तो इस स्थिति में हम हस्बैंड का जो है हार्मोनल टेस्ट भी करवाते हैं, जिसमें उनका टेस्टोस्टेरोन लेवल देखा जाता है, उनकी टेस्टिस का अल्ट्रासाउंड भी कराया जाता है। या ऐसे केसेस में जब हमें लगता है कि हार्मोन एबनॉर्मल है, तो ऐसे केसेस में हम एंड्रोलॉजिस्ट के पास भी उनको रेफ़र करके उनका फिजिकल एग्जामिनेशन करवाते हैं। कभी कभी ऐसे कपल्स भी आते हैं जिसमें महिला की जो है हिस्ट्री होती है प्रीवियस की, उनकी पहले कोई एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुई है या ट्यूबल सर्जरी हुई है या उनको एंडोमेट्रियोसिस की प्रॉब्लम है या फिर कभी पास्ट में पेल्विक इन्फेक्शन भी हुआ है। तो जनरली ऐसे केसेस में जो है ट्यूब्स की पैथोलॉजी इन्वॉल्व रहती है, यानी कि ट्यूब्स का ब्लॉकेज अधिकतर देखा जाता है। इस स्थिति में हम एक एक्स्ट्रा टेस्ट भी करवाते हैं जिसको कि HSG बोलते हैं। ये साइकिल के डे 8 से लेकर 10वें दिन तक करवाया जा सकता है। इसके अलावा हम इनकी सलाइन सोनोहिस्टोग्राफी करके भी ट्यूब्स दोनों खुली हैं कि नहीं है, तो अल्ट्रासाउंड के द्वारा भी हम ये देख सकते हैं। कभी कभी कुछ कपल्स ऐसे होते हैं जो शादी के 4 या 6 महीने हुए हैं और जिनके ऊपर फैमिली से प्रेशर पड़ता है कि वो कंसीव नहीं कर पा रहे हैं या प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है। उनके साथ की जो शादियां होती हैं वो जनरली कपल कंसीव कर जाते हैं, तो एक एक्स्ट्रा प्रेशर उन लोगों के पास पड़ता है और ऐसी कंडीशन में वो गायनेकोलॉजिस्ट के पास आते हैं अपनी इवैल्यूएशन के लिए कि बच्चा क्यों कंसीव नहीं हो रहा है।
तो ऐसी स्थिति में अगर कपल की एज 35 ईयर्स से कम है तो हम उनके एक बेसिक टेस्ट करवा के देख सकते हैं, जिसमें कि CBC, थायराइड, शुगर, VDRL, ब्लड ग्रुप, दोनों कपल्स के अगर हम करवा के देख सकते हैं। ये सब चीज़ें अगर नॉर्मल होती हैं तो ऐसे कपल्स की हम सिर्फ काउंसलिंग करते हैं। उस महिला के अगर पीरियड नॉर्मल होते हैं तो उनको हम बताते हैं कि उनकी साइकिल के बीच में एक फर्टाइल पीरियड होता है 5 से 6 दिन का, तो उनको हम एक्सप्लेन करते हैं कि इस टाइम में वो कोशिश करें कंसीव करने की, और उनको डी स्ट्रेस करने की सलाह देते हैं। उनको योगा, मेडिटेशन तथा हेल्दी लाइफ स्टाइल के बारे में समझाते हैं। उनका रूटीन एक हम फिक्स करवाते हैं ताकि उनका इर्रेगुलर लाइफ स्टाइल ना हो, इर्रेगुलर उनका रूटीन ना हो, और वो थोड़ा योगा, मेडिटेशन करके जो भी स्ट्रेस है, चाहे वो प्रेगनेंसी से रिलेटेड हो, फैमिली से रिलेटेड हो अथवा जॉब से रिलेटेड हो, तो ऐसे कपल्स की काउंसलिंग करके हम उनको एक हेल्दी लाइफ स्टाइल फॉलो करने के लिए कहते हैं। जनरली ऐसे कपल्स बिना किसी ट्रीटमेंट के कंसीव कर जाते हैं 1 से 1.5 साल के अंदर। जब ऐसे कपल हमारे पास आते हैं तो शादी के 1 से 1.5 साल या कुछ ज़्यादा टाइम के बाद भी इनफर्टिलिटी की ट्रीटमेंट के लिए हमारे पास आते हैं। तो बेसिकली हमें उसमें 4 चीज़ों को देखना होता है। नंबर 1 ये जो होता है कि वो महिला में ओव्यूलेशन यानी कि अंडा बन रहा है कि नहीं बन रहा है। इस टेस्ट को हम ऐसे चेक कर सकते हैं कि अगर उसकी हिस्ट्री, जो उसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो रेगुलर टाइम पर हो रही है, पीरियड नॉर्मल ड्यूरेशन के लिए 4 से 5 दिन के लिए हो रहा है, उसको पीरियड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये माना जाता है कि उस महिला में ओव्यूलेशन हो रहा है, और वो जनरली महीने के 13वें या 14वें दिन पर होता है। इसके अलावा दूसरे टेस्ट भी होते हैं ओव्यूलेशन को देखने के लिए, जिसमें हम ओव्यूलेशन किट होती हैं, उनको महीने के बीच में मॉर्निंग यूरिन से, जैसे कि यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट किया जाता है उसी टाइप की किट होती हैं, तो यूरिन से हम चेक कर सकते हैं कि उस महिला में ओव्यूलेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 2-3 तरीके और भी हैं ओव्यूलेशन को जानने के लिए कि अगर पीरियड ओव्यूलेशन के टाइम के बाद महिला का टेम्परेचर थोड़ा सा 1 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ जाता है, तो ऐसी महिला अगर शुरू से लेकर आखिर तक अपने टेम्परेचर की चार्टिंग करती हैं और वो पाती हैं कि महीने के बीच से उनका टेम्परेचर बढ़ रहा है 1 डिग्री या 2 डिग्री, तो ये माना जाता है कि ऐसे महिलाओं को ओव्यूलेशन हो रहा है। दूसरी चीज़ जो हम देखते हैं वो देखते हैं कि यूट्रस की बनावट कैसी है, उसके अंदर कोई सेप्टम तो नहीं है, या यूट्रस की शेप में कोई फाइब्रॉइड तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हम TBS के थ्रू, जो 3D अल्ट्रासाउंड होता है उसके थ्रू हम ये सारा यूट्रस का जो स्ट्रक्चर है वो देख सकते हैं कि यूट्रस की शेप और साइज़ में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तीसरी चीज़ जो होती है वो हम देखते हैं कि उसके ट्यूब्स का क्या, मतलब ट्यूब्स खुले हैं अथवा नहीं है, ब्लॉक तो नहीं है। तो ऐसा करने के लिए हमारे पास 2-3 टेस्ट अवेलेबल हैं जिनके थ्रू हम ये टेस्ट कर सकते हैं। सबसे सिंपल होता है HSG या हिस्टोसैल्पिंगोग्राम। इसमें हम यूट्रस में डाई डाल के देखते हैं कि वो ट्यूब से निकल रही है कि नहीं निकल रही है। ये एक एक्सरे की तरह होता है, और इस जांच के बाद आपको एक फ़िल्म मिलती है जिसको कि HSG फिल्म कहते हैं। इसमें हम देख सकते हैं कि दोनों ट्यूब खुली है अथवा बंद है। इसके अलावा हम यूट्रस के बारे में भी, उसकी शेप और उसके साइज़ के बारे में भी इस जांच के द्वारा पता लगा सकते हैं। चौथी चीज़ जो हमें देखनी होती है मेन रूप से, वो ये होती है कि हस्बैंड के सीमेन में स्पर्म की जो संख्या है वो नॉर्मल है कि नहीं है। तो इसके लिए हस्बैंड का एक ही टेस्ट होता है इम्पॉर्टेंट, जिसको कि सीमेन एनालिसिस टेस्ट कहते हैं। उस टेस्ट में हमें सारी इन्फॉर्मेशन पता चल जाती है। बहुत ही सिंपल टेस्ट होता है, तो उसमें हमें पता चल जाता है कि स्पर्म की संख्या कितनी है, उनकी मॉर्फोलॉजी नॉर्मल है कि नहीं है, कितने % नॉर्मल स्पर्म है या कितने % मोटिलिटी नॉर्मल है। तो ये सारी चीज़ें हमें सीमेन टेस्ट, जो कि बहुत सिंपल टेस्ट होता है, उसके थ्रू हम पता लगा सकते हैं। इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम 10 से 15% कपल्स में पाई जाती है। इसमें से 40% केसेस में, जो कि 100 में से 10 से 15 जो कपल्स हमारे इनफर्टाइल होते हैं, उनमें 40% केसेस में जनरली फीमेल पार्टनर में कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है। 20% केसेस में मेल पार्टनर में दिक्कत होती है, और जो 20% आगे के 20% जो केसेस होते हैं उसमें मेल और फीमेल दोनों पार्टनर में कोई ना कोई प्रॉब्लम एक साथ उपस्थित होती है, जिसकी वजह से वो कंसीव नहीं कर पाते हैं। इन सारे फीमेल पार्टनर और मेल पार्टनर को छोड़कर 20% केसेस ऐसे भी होते हैं जिसमें कि हमें इनफर्टिलिटी का कोई भी कॉमन कॉज पता नहीं चलता है, जिनको कि हम एवेलुएशन करते हैं या टेस्ट करते हैं तो हमें कोई भी उसमें कारण नज़र नहीं आता है। ऐसे 20% केसेस को हम अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी कहते हैं। तो अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी के क्या क्या कारण होते हैं
और उसको ट्रीट करने के क्या क्या तरीके होते हैं ये हम अपने नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे। अगर इनफर्टिलिटी से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम है तो दिए गए एड्रेस पे आप लोग हमसे कांटेक्ट करके अपना पूरा वर्कअप इवैल्यूएशन करवा सकते हैं। आप पता लगा सकते हैं कि आपके इनफर्टिलिटी का क्या कारण है। कभी कभी बहुत सिंपल सा कॉज होता है जो बहुत ही बेसिक ट्रीटमेंट से दूर किया जा सकता है। अगर आपको कोई क्वेरी है इनफर्टिलिटी से रिलेटेड तो आप दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करके इसके बारे में हमसे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। नंबर स्क्रीन के नीचे दिया जा रहा है।